अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम इस वक्त जिना एवेन्यू पर मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद का ब्लू एरिया भी कहलाता है। आपको अपडेट करेंगे कि आज प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद शहर की क्या सूरत हाल है, और अंदर की खबर देंगे अली अमीन गंडापुर कहाँ पर हैं और क्या उनकी वापसी के इम्कानात हैं, और पैगाम क्या है और बातचीत क्या है, ये आपको असल बड़ी खबर देंगे। तो इस वक्त हम, जैसा कि आपको पता है, जिना एवेन्यू पे मौजूद हैं। ये ब्लू एरिया भी कहलाता है, और ये वो मरकज़ी शाहराह है जो आपको पार्लियामेंट हाउस लेके जाती है शाहराह दस्तूर पे, और यही इसी शाहराह के एंड पर डी चौक है। ये वो डी चौक है जो पीटीआई का हज़फ सा कि उन्होंने वहाँ पर पहुँचना है। इमरान खान साहब ने 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर भी कल कुछ देर के लिए डी चौक आए, और वहीं पर उन्होंने अपने आप को जिसे कहते हैं अपना वो आवाम में एक छोटा सा उन्होंने झलकी दिखाई, और फिर उसके बाद वो केपी हाउस चले गए। उस कहानी पर भी आते हैं, लेकिन आज ये है कि पहले जो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, एफसी या दीगर जो फोर्सेस थी, वो डी चौक तक महदूद थी। इस जगह पर जहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ, जब मैं कल सुबह भी आया था तो यहाँ पर मुजाहिरीन का राज था। यहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे, और मुजाहिरीन टोलियों की सूरत में मौजूद थे सुबह के टाइम। शाम को तो फिर ज़ाहिर बात है उनका बहुत बड़ा हो गया। मुजाहिरीन का जो तादाद थी वो 7-8 हज़ार तक भी शायद पहुँच गई होगी। लेकिन दिन के टाइम तो सुबह जब मैं आया था वो 100, 200, 300 की टोलियों की सूरत में मौजूद थे। लेकिन बहरहाल ये जगह उनके कब्ज़े में थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो आपको मेरे अकब में रेंजर्स की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है, उनका एक ट्रक नज़र आ रहा है, उनकी 2 आपको नज़र आ रही हैं और गाड़ियाँ जो वो हाइलक्स गाड़ियाँ होती हैं। तकरीबन इधर 30 से 40 रेंजर्स के एहलकार इस वक्त तैनात हैं। ये 7th एवेन्यू जो है वो इसी सड़क के नीचे से गुजर के जा रही है, जो आपको मारगला रोड पर लेके जाती है। तो आज यानी कि आप कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि जो रेंजर्स ने या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उसने अपनी रिट वो डी चौक से आगे तक ले आए हैं, बहाल कर ली है। मुजाहिरीन आपको नज़र नहीं आ रहे। कल रात जब मैं तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर आया था, तो कल रात भी इससे आगे चाइना चौक के करीब मुझे यहाँ पर भी मुजाहिरीन छोटे मोटे लाइक 4 से 5-5, 10 के ग्रुप्स में नजर आ रहे थे। और चाइना चौक के करीब मुझे तकरीबन 30 से 40 मुजाहिरीन से मेरी मुलाकात हुई, और उनकी गुफ्तगू आपको मालूम है। मैंने कल रात जो वीलॉग 1:30-2 बजे अपलोड किया था, उसमें मैंने उनसे वो खुसूसी टॉक भी की हुई थी। तो मौजूद थे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे। लेकिन आज इसका मतलब है कि अगर यहाँ तक रेंजर्स मौजूद हैं तो वहाँ पर भी आज कोई नहीं होगा। तो मतलब चाइना चौक, जो कि ज़रा ये बता रहे हैं कि आज रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया था चाइना चौक तक। पहले रेड जोन जो होता है वो डी चौक से उस पार रेड जोन कहलाता है, लेकिन आज कर दिया गया था कि चाइना चौक तक रेड जोन होगा, और चाइना चौक के उस तरफ तक कोई किसी किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बहरहाल आज जो अभी हम आए हैं तो वो रेंजर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, यानी कि चाइना चौक से भी आप कह लें कि तकरीबन 50 से 100 कदम आगे तक रेंजर्स ने अपनी, जिसे कहते हैं ना, वो एक बना लिया है हिसार के, यहाँ तक कोई ना आए। और जहाँ हम रास्ते में भी आ रहे थे तो हमें कोई मुजाहिरीन का सामना नहीं करना पड़ा कि कहीं पे मुजाहिरीन मौजूद हों। लेकिन इस्लामाबाद बाकी जगहों से बदस्तूर अंदर से बंद है। 0 पॉइंट अभी भी बंद था, यानी कि मेन हाईवे अभी भी ब्लॉक्ड है। ब्लू एरिया वाला ब्रिज नीचे से बंद है। तो लाइक जो मेन अभी भी आर्टरीज़ हैं इस्लामाबाद की, जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करती हैं, बड़ी हाईवेज़ हैं, यानी कि एक्सप्रेस हाईवे और ये दीगर, ये अभी भी बंद हैं। अब देखते हैं कि क्या ये भी आज खुलती हैं कि नहीं। लेकिन जो दूसरी खबर है वो ये है कि मोबाइल सर्विस भी अभी तक रिस्टोर नहीं हुई इस्लामाबाद में। अभी तक मोबाइल सर्विस बंद है, और आप इस 3 दिनों का अंदाज़ा कर लीजिए। ख़ुसूसन जो बेचारे डिलीवरी के कारोबार से वाबस्ता लोग होते हैं, चाहे वो फूड पांडा के राइडर्स हों, या वो बाइकिया के राइडर्स हों, या ऊबर क्रीम जैसी ऑनलाइन जो कैब हैं उनकी जो साथ काम करते हैं, तो वो सब लोग आप अंदाज़ा कीजिए कि उनको इन 3 दिनों में कितना नुकसान हुआ होगा। ये नुकसान अगर उन कंपनियों को देखा जाए तो करोड़ों में हुआ होगा, और अगर उन इंडिविजुअल्स को देखा जाए तब भी करोड़ों में होगा। और आप देखिए कि वो इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल नहीं होता, उनके साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा होता है, जिसका वो रिस्क लेके जाते हैं अपने घर। यानी कि अगर इन तमाम जो ऑनलाइन ऐप बेस्ड कंपनी हैं, चाहे वो
फूड पांडा हो, बाइकिया हो, उबर क्रीम हो या कोई और इसी तरह की इन ड्राइव हो, जो भी हो, तो आप अंदाज़ा कीजिए जो इनके साथ वाबस्ता लोग हैं कम से कम उनकी तादाद हज़ारों में होगी। तो यानी कि आपने 3 दिन हज़ारों लोगों का रिज़्क बंद किए रखा। इसके अलावा आप सोचिए कि जो एम्बुलेंस सर्विस और दीगर जो थी एमरजेंसी सर्विसेज, उनका क्या हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि अब यही होता है कि आप किसी को बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे मुझे ये डिलीवरी चाहिए या फ़लाँ जगह पे इमरजेंसी होगी, आप आइए, तो आप अमूमन उनको पिन लोकेशन भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि आप यहाँ पर आ जाइएगा, पिन लोकेशन से ढूंढ के। लेकिन अब जबकि इंटरनेट और कोई सर्विस काम ही नहीं कर रही थी, तो किसी ने किसी को कैसे ट्रेस किया होगा? तो ये वो तमाम आप कह लें इन कंडीशन से लोग पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद के गुज़र रहे हैं, महसूर हैं। और अब देखते हैं कि ये कितना लंबा ये चलता है। आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। और उसी अब ख़बर की तरफ आते हैं कि कल क्या हुआ अली अमीन गंडापुर के साथ, और फिर अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर अभी तक कहाँ पर महसूर हैं, कहाँ पर उनको रखा गया हुआ है या वो ठहरे हुए हैं, ये हम आपको अब बताते हैं। तो देखिए, अली अमीन गंडापुर कल दिन को वो पहुंच गए थे, इस्लामाबाद एंटर हो गए थे। और फिर उन्होंने जो रूट इख्तियार किया वो मारगला रोड से अपनी 6 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की गाड़ियों के कॉन्वॉय में, जो उनको सिक्योरिटी देनी थी, उनका स्क्वाड था, उसके साथ वो मारगला रोड से आए। और मारगला रोड से वो फिर 7th एवेन्यू से उतर के यहाँ तक आए। और उसमें जो ज़राए बता रहे हैं, जब अली अमीन गंडापुर जब आ रहे थे, तो जो लोगों ने देखा कि उनकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन थी वो टूटी हुई थी। यकीनन वो एक रात पहले से वो शेलिंग का सामना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वहाँ पथराव सब कुछ जारी था। तो उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी टूटी हुई थी, जो लैंड क्रूज़र थी, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर पहुँचने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर से फिर जैसे कहते हैं ना, असल वो मिस्ट्री स्टार्ट होती है, जो मशकूक हालात स्टार्ट होते हैं। अब अली अमीन गंडापुर अगर इस्लामाबाद आए थे तो वो डी चौक में प्रोटेस्ट की उनको कॉल थी, और उनको ही केपी के चीफ मिनिस्टर को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो इस मार्च को लीड करेंगे और यहाँ पर मार्च जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ रहेंगे। और ये हिकमत अमली इसलिए थी कि अगर पीटीआई के लोकल एमएनएज़ अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, और उस सूरत में जो हुकूमत आइनी बिल लाना चाह रही है, आइनी तरमीम लाना चाह रही है, उसमें कहीं मामलात आगे पीछे ना हो जाए। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया था कि आप फ्रंट पर रहेंगे और आप ही फेस होंगे इस मार्च का, इस लॉन्ग मार्च का, इस एहतजाज का, और जहाँ पर जो जलसा होना है उसका। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा ये बताते हैं कि उनके साथ जब वो इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले थे तो उनसे राब्ते कायम हो चुके थे, उनसे बातचीत चल रही थी। और फिर वो उसी कमिटमेंट के तहत कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए, ये भी ज़रा बताते हैं कि तय पाया था कि अली अमीन गंडापुर आएंगे, वो केपी में अपना शो करेंगे कि वो आगे हैं, और उन्होंने जो उनको हदफ दिया गया था वो हासिल करके दिखाया है। और विच वॉज सिग्निफिकेंट कि इन हालात में जब इस्लामाबाद को इस तरह बंद कर दिया गया, तो इस्लामाबाद की रिट को इस तरह से हिलाना एक छोटी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर से ये था कि वो आएंगे और फिर उसके बाद वो केपी हाउस चले जाएंगे, और फिर केपी हाउस में फर्दर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वहाँ पर जब अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आए और वो एज़ पर जो ज़राए बताते हैं कमिटमेंट, वो केपी हाउस चले गए। लेकिन केपी हाउस में जाकर वो कमिटमेंट मिस कमिटमेंट में बदलने लगी, क्योंकि जो ही वो केपी हाउस पहुँचे तो केपी हाउस का रेंजर्स और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने घेराव कर लिया। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स केपी हाउस में दाखिल हो गए। और एक वक्त पे इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल्स ने, सीनियर ने ज़राए बताते हैं कि खुद सहाफ़ियों को कहा कि हम अंदर केपी चीफ मिनिस्टर को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, तो जिसके ऊपर बहुत बड़ी खबर भी बन गई। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वहाँ से केपी चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आपको कहीं और इनवाइट किया जा रहा है, और वो जगह मारगला रोड पर वाक़या, जो आप कह सकते हैं कि नाम, हाँ, आईएसआई का मेस कह सकते हैं, कि वहाँ पर उनको ज़राए बताते हैं कि उनको कहा गया कि आपको वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। और ये एक तो कोहसार कम्प्लेक्स है जहाँ पे पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर गए थे, और एक ये मेस है उनका, तो वहाँ पर उनको कहा गया कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि मेस में रिहायशी कमरे भी होते हैं और खाना पीना भी सब कुछ होता है। इवन के जनरल फैज़ भी इस वक्त रावलपिंडी में एक फ़ौजी मेस में ही उनको रखा गया हुआ है।
जहाँ पर उनका वो कोर्ट मार्शल चल रहा है मामला, लेकिन उनको रखा एक फौजी मेस में गया हुआ है। तो अब अली अमीन गंडापुर को भी आइडिया हो गया था कि वजह क्या है। तो ज़रा बताते हैं कि पहले उन्होंने रिफ्यूज़ किया मेस में जाने से, मुलाकात करने से, लेकिन फिर जब हालात देखे केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स अंदर घुस के उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और ये बड़ा ही एक अफसोसनाक था, यानी कि इससे पहले ये अब आपको पता है इस रजीम के अंडर ही तरह तरह की तारीख रकम हो रही है पाकिस्तान में, कि पिछली दफ़ा सिंध हाउस में पुलिस घुसी थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम तहरीक का मामला आया था, क्योंकि पीटीआई के बाद जो मुनहरिफ रहनुमा थे, एमएनएस थे, वो सिंध हाउस में रिहाइश पजीर थे। तो वहाँ पर पुलिस एंटर हुई थी, पीटीआई का दौर था, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई थी। लेकिन कल एक स्टेप आगे जाके केपी हाउस में तोड़ फोड़ करवाई गई, और ये बड़ा इसका जिसे कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि केपी हाउस वफाक में केपी की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। यानी कि आपने जो केपी का इधर नुमाइंदा घर था उसको तोड़ा फोड़ा, वफाक ने पैगाम दिया कि ये केपी की हमारे लिए वैल्यू है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। फिर अली अमीन गंडापुर को बुलाकर जब वो मजबूर हुए उधर जाने के लिए, तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनको उनके साथ उनका स्क्वाड ले जाने की इजाज़त दी जाए, जो उनका सिक्योरिटी स्क्वाड है। लेकिन वो उनको रिफ्यूज़ किया गया कि आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद अली अमीन गंडापुर सबको आप कहने गए या ले जाया गया। उसके लिए हमें ज़रा ने बताया कि बाज़ जगह पे फिर रूट क्लियर करवाए गए, तो पुलिस वालों को भी वायरलेस आ रही थी कि ये फ़लाँ मेस में जा रहे हैं, तो इधर का रूट क्लियर करते जाएं। तो उसमें उनको ले जाया गया वहाँ पर, और फिर जब वहाँ पर ले जाया गया, पहुँचा दिया गया या पहुँच गए, जो भी आप उसको कह लें, तो वहाँ पर ज़रा बताते हैं उसके बाद के अली अमीन गंडापुर साहब फिर उनको वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है। वो मेस के ही एक कमरे में ज़रा बताते हैं मुकीम है। और जो दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जो बातचीत है वो ये है कि आप ये गारंटी दें, 2-3 ग्राउंड्स पर बातचीत है। एक तो कल उनसे ये बातचीत की जा रही थी कि आप मुजाहरे को ख़त्म करने की कॉल दें, ऐलान करें कि मुजाहरा ख़त्म हो गया, सब लोग वापस घरों को जाएँ। उसके लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि उनको इमरान खान साहब से हिदायत लेनी होगी, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता लगा अगर इमरान खान साहब तक बात गई तो इमरान खान साहब ने तो सब कुछ किया है, वो तो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। फिर दूसरा उनसे ये कहा जा रहा था कि आप ये गारंटी दें कि आप जो आईनी तरमीम का मामला आ रहा है इसमें, और ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आ रहा है, इस तक आप किसी किस्म की इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज की कॉल नहीं देंगे, इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। तो उस पर भी अली अमीन गंडापुर साहब का जो इसरार था वो ये था कि ये गारंटी तो इमरान खान दे सकते हैं, आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो इस पर एग्री करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे दूँगा। तो वो गहन नहीं थे ये लोग राज़ी, इस्टेब्लिशमेंट वाले, इन्होंने नहीं उनको ये इजाज़त दी। तो अब इन चीज़ों में मामला फंसा हुआ था। फिर ये हुआ कि कल जब रात गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर राब्ते होते रहे, और उसमें फिर पीटीआई को जब आइडिया हो गया कि अली अमीन गंडापुर के फौरी वापस आने का इम्कान नहीं है, तो उसके बाद फिर रात को फिर पीटीआई की तरफ से बयानात आने शुरू हुए कि हम अपने वो हब्से बेजा में रखे गए चीफ़ मिनिस्टर की वापसी का मुतालबा करते हैं और एहतजाज जारी रहेगा, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई। फिर बताया जाने लग गया कि जिनकी तो फैमिली का भी रब्ता नहीं हो रहा, उनका भी रब्ता नहीं हो रहा। तो अब ये सब कुछ बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी कोई मजाक नहीं है। वो एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, 4 करोड़ आबादी वाले सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उस सूबे में कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाए, किसकी ज़िम्मेदारी होगी फौरी तौर पे हदायत देना? हु हैज़ टू कॉल द शॉट्स? कौन उस वक्त उन चीज़ों को संभालेगा, इंतज़ामिया को देखेगा, चीज़ों को कंट्रोल करेगा? वो चीफ़ मिनिस्टर ही होगा। आपने चीफ़ मिनिस्टर को गायब कर दिया। और पूरी दुनिया में होता है कि जो किसी भी रियासत का या किसी भी सूबे का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, अगर खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए तो फौरी तौर पे SOPs मेंटेन होते हैं कि उसके फॉलोअप में क्या क्या होगा।
کہ اگر وہ خدا نہ خاصا کسی حادثے میں ان کا انتقال ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر کون سیکنڈ ان کمان ہوگا، کون انٹرم سیٹ اپ فورم بنا لے گا، کس طرح سے چیزیں امپلیمنٹ ہونے لگ جائیں گی جب تک کہ ٹرانزیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ خدا نہ خاصہ کوئی جانی حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن ان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اب اس صوبے کا والی وارث کون ہے؟ 4 کروڑ آبادی کے مینڈیٹ کو اغوا کر لیا گیا، ایک چیف منسٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ اسی انداز میں ہو رہا ہے تو آپ خود سوچئے کہ پیغام عالمی طور پہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اغوا کر لیں، اور اغوا کار بھی کوئی عام لوگ نہیں، طالبان نے نہیں اغوا کیا، ٹی ٹی پی نے اغوا نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے ان کو اغوا نہیں کیا۔ یہ الزام ریاست کے اوپر ہے کہ ریاست نے کیا، اور وہاں پہ فیصل واڈا صاحب بڑے سکون سے بیٹھ کے اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ وہ کریم لگی پیسٹریاں کا پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، تو وہ لائک دس از ناٹ اے جوک۔ آپ یہ کر کے ریڈیکیول کریں ایک جسے کہتے ہیں صوبے کو، اس کی عوام کو، کہ ہم نے یہ کیا ہے تمہارے ساتھ اور یہ تمہاری ہماری نظر میں حیثیت ہے۔ تو اگر آپ ایک صوبے کو، ان کے لوگوں کو آپ ان کی حیثیت یوں دکھائیں گے، یوں بتائیں گے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ آج جو بلوچستان ہم سے دور ہے، ان کے گریوینسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بلوچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو آج بلوچ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس کا پاسٹ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے کس طرح سے بلوچوں کو پہاڑوں سے ریاست کی گارنٹیاں دے دے کے نیچے اتار کے پھانسیاں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ آج کے حالات میں دیکھیں، آج ہم کے پی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم ایک بہت بڑا جرگہ وہاں پہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ ایک ہسٹورک شو ہونے جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا آپ اس ہسٹورک شو کو یہ سب کچھ کر کے فیول نہیں دے رہے؟ آج جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں، اگر ان کی یہاں پر ان کو نہیں نظر آتا کہ ان کی داد رسی ہوگی، تو کل وہ پی ٹی ایم کا حصہ بن کے بھی مطالبات کریں گے۔ تو آپ اس طرح سے ان تمام تحریکوں کو، ان تمام آوازوں کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں یہ سب کچھ کر کے، لیکن کیا کریں، کل کے ہمارے بعض جسے کہتے ہیں وہ جو نون لیگ سے وابستہ ہمارے کچھ صحافی ہیں جو وہاں پر سے ہڈی کھاتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں یار تھوڑی خاموشی کر لیں، یا بڑھ جا کے بات کر لیں۔ تو اگر آپ ان سب کے دیکھیں حالات، تو وہ کل کے کیا کیمپین چلا رہے ہیں جی، محسن نقوی کو وزارت داخلہ سے ہٹاؤ تو دیکھو اسلام آباد میں کس طرح ہرا بھرا ہو جائے گا، اور کس طرح سب کچھ جسے کہتے ہیں چھا جائے گا اسلام آباد کے اندر۔ یہ مسئلہ وزیر داخلہ کے ہٹانے کا نہیں ہے۔ شاید آپ اپنی پارٹی کے لیے تو کیمپین چلا سکتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے سربراہوں کو کہیں کہ وہ جا کے پھر پنڈی بات کر لیں آرمی چیف سے کہ ہمیں کوئی نیا اور انٹیریئر منسٹر چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ بیٹھ کے آپ یہاں پر اس قسم کی کیمپینز چلائیں، ٹاؤٹی کریں، 4 پیسے پکڑتے ہیں، اسکرین مل جاتی ہے ٹی وی کی، اور اس پہ بیٹھ کے آپ لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتے ہیں۔ تو ایک وزیر داخلہ کا قصور نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے یہ معاملہ کہاں پر سے چل رہا ہے اور کون اس کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس وقت میں اپنی اس شرمندگی کو بچانے کے لیے آپ ایک وزیر داخلہ کو ہدف بنا لیں، لیکن جتنا جس کو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہ اتنا ہی بولتا ہے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔